हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का जो आपका चैप्टर है पॉलिटिक्स का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। उस पर हम डिस्कशन करेंगे और उसे समझेंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता क्या है, इलेक्शन क्यों जरूरी है और इंडिया जैसी कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पे इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है इलेक्शन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे वाई इलेक्शन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, हरियाणा का एक केस स्टडी लेंगे, उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1982 का टाइम था। ठीक है, उस टाइम पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस का रूल था और जो ऑपोजिशन लीडर थे चौधरी देवीलाल, उन्होंने एक न्याय युद्ध मूवमेंट स्टार्ट किया था और एक लोकदल पार्टी बनाई थी। उन्होंने अपनी लोकदल पार्टी बनाई और जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था वो था न्याय युद्ध। उन्होंने प्रॉमिस क्या किया था कि जो फार्मर्स होंगे, जो स्मॉल ट्रेडर्स होंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो उनके लोन्स को माफ कर देंगे। उनके लोन्स को क्या करेंगे? माफ करेंगे। रिजल्ट क्या हुआ कि 1987 के इलेक्शन में, जब 1987 के इलेक्शन हुआ तो लोकदल और उनके अलाइज ने 76 सीटें जीत ली। कितनी टोटल? 90 सीटें थी, है ना, जहां पर 76 सीट्स देवीलाल जी ने जीत ली और उनके अलाइज ने, और वो वहां पे अब क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। कांग्रेस को सिर्फ 5 मिलता है और देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर क्या करते हैं? लोन को माफ कर देते हैं। फिर 1991 में जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस फिर से पावर में आ जाती है और शोइंग वोटर्स कैन डू चेंज गवर्नमेंट बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस। दैट मीन्स उन्होंने उस टाइम पर लोन तो माफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब 1991 का इलेक्शन हुआ फिर से कांग्रेस का रूल आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि वोटर्स के पास अपनी चॉइस है कि वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स जब भी इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन क्यों जरूरी है। इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें गवर्नमेंट को क्या करना होगा? चेंज करना होगा। अब वो चेंज ऐसे ही थोड़ी ना चेंज करना पड़ेगा भाई, वोटर्स हैं, वोटर्स की अपनी चॉइस होती है। अगर उनको प्रेजेंट गवर्नमेंट का काम अच्छा लग रहा होगा तो उसे वोट देकर फिर से जिता देगी, और अगर नहीं पसंद होगा तो क्या कर देगी? चेंज कर देगी प्रेजेंट गवर्नमेंट को, और फिर नेक्स्ट न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी, यानी किसी नई पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी जो उस स्टेट में या अब सेंट्रल लेवल पर रूल करेगी। किसको रूल करेगी या गवर्न करेगी? इसको नेशन को या फिर स्टेट को। ठीक है, तो ये एक केस स्टडी था। अब व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अगर आप देखो इंडिया में इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? इलेक्शन का मतलब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करिए, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर आप देखो इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो नहीं सकती, मतलब डायरेक्ट वोटिंग नहीं हो सकती कि सभी को, यानी हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को इन पार्टिसिपेट कराया जाए, है ना, पार्टिसिपेट कराया जाए डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो फिर क्या किया जाएगा भैया? तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए। क्या चाहिए? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात आएगी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो पब्लिक होती है, डेमोक्रेसी में जो पब्लिक होती है वो अपना लीडर चुनती है ना, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जो कि पार्लियामेंट में जाकर या स्टेट के अंदर क्या करेगा? डिस्कशन करेगा या पॉलिसी या रूल्स बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। नीड फॉर रेगुलर चॉइस। अब रेगुलर चॉइस का भी मैटर कर जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करना चाहते हो, है ना, रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करना चाहते हो, और जब रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करना चाहते हो रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन होने चाहिए। रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन होंगे तभी तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर पाओगे। अब वो चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज वो सही से काम नहीं कर रहे होंगे, है ना, या फिर वो मिसगाइड कर रहे होंगे, डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, जिससे हमें क्या करना होगा? बचना होगा। तो रेगुलर इंटरवल्स पे जब भी इलेक्शन होगा हम उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु विल मेक लॉज? कानून बनाता कौन है?
हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बनाता कौन है, एंड विच पार्टीज पॉलिसी विल गाइड गवर्नेंस, और किस पार्टी की जो पॉलिसीज है गवर्नेंस को मतलब बेटर फॉर्म में करने में हेल्प करेगी, है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्शन के अंदर। अगर आप चाहते हो कि दो पार्टी है, ये एक्स वाई जेड तीन पार्टियां हैं, अगर आप चाहते हो कि इलेक्शन में एक्स पार्टी क्या हो, विन करे, जब ये विन करेगी तो यही लॉ बनाएगी, यही गवर्नमेंट बनाएगी, और इसी की जो पॉलिसीज होगी वो गवर्नेंस में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये चीज होती है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब तुम कुछ सोचो कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी मतलब आपको आपने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल सी भाषा में क्या है कि भाई बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। इसका मतलब इलेक्शन डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ कि इलेक्शन में पब्लिक होगी वो इन्वॉल्व होगी, है ना। तो वो कैसे इन्वॉल्व होगी, क्या चीजें होंगी जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाएगा। पहला चीज, नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, यानी सारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होते। सही बात है भैया, कहीं कहीं पर क्या होता है जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स है वो भी इलेक्शंस कराती है, लेकिन क्या वहां पे रियल चॉइस या फेयरनेस होती है, नहीं। लेकिन अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में अगर आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन कराना चाहते हो, डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन कराना चाहते हो, चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो मिनिमम कंडीशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जिसकी क्या हो 18 प्लस एज हो, जिस जो भी 18 प्लस का हो जाए या 80 का हो जाए, 18 का हो जाए, तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ले सकता है, वो वोट कर सकता है, उसको राइट टू वोट का हक है ना। रियल चॉइस, अब आपके पास डिफरेंट आपके कैंडिडेट्स हैं एक्स वाई जेड, अब ये कैंडिडेट्स है, अब इसमें से आपके पास चॉइस जिसको आपको अच्छा लगता होगा उसको आप चूज कर सकते हो। रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन हो रहे हैं, अगर हर 5 साल पे इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो भाई फिर हमारे यहाँ इलेक्शन क्या है, डेमोक्रेटिक है, फ्री एंड फेयर। अब फिर कोई प्रेशर नहीं है एक्स वाई जेड को इलेक्ट करने के लिए, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, आपकी चॉइस है कि अभी मुझे ये एक्स पसंद है या मुझे वाई पसंद है या मुझे जेड पसंद है, दैट्स वाई मैं फिर वोट दूंगा। ये चार चीजें अगर हैं तो इलेक्शन क्या है, डेमोक्रेटिक है, यानी यही चीज क्या है इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। हमने बात करी यूनिवर्सल डेट फ्रेंचाइज की, रियल चॉइस की, रेगुलर इंटरवल्स की, फ्री एंड फेयर की, एंड पीपल्स प्रेफरेंस मैटर। भाई पीपल्स के प्रेफरेंस भी मैटर करता है। कभी कभी क्या होता है किसी किसी को कोई भी किसी किसी को कोई इंडिविजुअल्स बड़ा पसंद होता है किसी पार्टी का, है ना। मान लो एक्स पार्टी का जो ए इंडिविजुअल्स है वो इनको बेस्ट लगता है, तो क्या करें, ए को जिता देंगे। कभी कभी क्या होता है एक्स पार्टी को ही वो बेस्ट मानते हैं तो भी वो ए को जिता देंगे, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब हो गया आपके स्टेट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर आपका सेंट्रल के अंदर, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहां, ठीक। इस पॉलिटिकल कंपटीशन को, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी चीज है। अगर आप देखो तो अगर कहीं पे पॉलिटिकल कंपटीशन अगर कहीं भी हो रहा है, सिंपल सी बात है, कंपटीशन कहीं भी हो रहा है, तो एक तो वहां पे एक तरीके से डिसयूनिटी की बात होगी होगी थोड़ी बहुत, जब भी इलेक्शन में अगर बात करी जाए नेगेटिव कंपेनिंग होगी, भाई सामने वाले को क्या है, अगर हम नीचे नहीं करेंगे तो हमें जीतने के चांसेस कम रहेंगे, तो नेगेटिव कंपेनिंग भी होती है, अनहेल्दी राइवलरीज भी आती है। लेकिन फिर भी ये नेसेसरी क्यों है, अगर आप सोचो नेसेसरी क्यों है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो चॉइसेस देखो, अगर जैसे मान लो कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है तो क्या लीडर्स देश में काम करेंगे ढंग से। जैसे मान लो ए और बी है ना, ए और बी में चॉइसेस है, अब हमने ए को जिता दिया, अब ए तो जीत गया, चलो ए जीत गया, अगर ए ढंग से काम नहीं करेगा तो हम बी को जिता सकते हैं ना, हम बी को फिर नेक्स्ट टाइम में क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद हम बी को जिता सकते हैं। तो अब ए क्या करेगा, ए ढंग से काम करने की कोशिश करेगा, ए क्या करेगा, सर्व करेगा पीपल्स को, अपने वर्क को ईमानदारी से करने की कोशिश करेगा, जिससे कि नेक्स्ट 5 साल के बाद हम बी को ना चुने, किसको चुने, फिर ए को ही चुने, है ना। तो पॉलिटिकल कंपटीशन एक और चीज क्रिएट कर देता है, अकाउंटेबिलिटी। जैसे मतलब 5 साल के बाद जब आप सामने आओगे, ये जब सामने आएगा तो हम उससे सवाल पूछ सकते हैं, भैया आपने ये कहा था लास्ट 5 साल पहले, आपने अभी तक किया क्यों नहीं, और इसी का फायदा कौन उठाएगा, बी उठाएगा, और बी को शायद वहां पे क्या मिल सकती है, जीत मिल सकती है, और फिर उस पर अकाउंटेबिलिटी का कंडीशन आ जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंट चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पॉलिटिक तो कंपटीशन चाहिए, पॉलिटिकल कंपटीशन आपके इलेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म एडवांटेज क्या है
Even if party compete aggressively, ultimately this give voter powers and keep leaders responsible to public needs. अगर मान लो कोई भी पार्टी एग्रेसिवली compete कर रही है ना, एग्रेसिवली क्या है, compete कर रही है, तो उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि जो जो पार्टी जीती होती है ना, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो इसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब जब अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, अच्छे से काम करेंगे, है ना। और ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर्स को, अपने लोगों के लिए, है ना, अपने सिटीजन्स के लिए। ठीक, अब आते हैं व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इंडिया में जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो कैसे काम करता है उसको थोड़ा समझते हैं। पहला, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। देखो दो तरह का होता है, जैसे अगर आपका एमपी का इलेक्शन हो रहा है या एमएलए का इलेक्शन हो रहा है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ, जैसे एमपी का अगर इलेक्शन हो रहा है, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसमें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जो एमएलए होता है ना, जिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे क्या होता है, आपका लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करी जाती है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करी जाती है। दोनों का जो एरिया होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो लार्ज होगी एज कंपेरिजन टू किससे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, है ना। पॉपुलेशन का भी वेरी करता है। जैसे मान लो कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हो ना, तो 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए उस एरिया में, तो वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की कोशिश करी जाती है। और एमएलए के लिए भी वेरी करता है। बेसिकली यहाँ पर कहीं स्टेट पे कम होता है, कहीं स्टेट में ज्यादा होता है। जैसे अब यूपी की बात करिए तो यूपी में ज्यादा हो जाएगा। यूपी में मान लो कि 3.5 लाख या 5 लाख तक का रेशियो चला जाता है कि पॉपुलेशन अगर होगी जिस एरिया में, उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेंगे। बट अगर वही असम में चले जाएंगे तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, है ना। तो ये भी मैटर करता है। ठीक, आई होप आपको चीज समझ में आया होगा ना। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। यानी अब क्या होगा, जैसे मान लो कि एक कंट्री है, जैसे इंडिया ही है, इसको क्या कर दिया गया, ये एक मान लो कि आपका यूपी है, ठीक है, ये आपका यूपी है। अब यूपी को ना कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। कई पार्ट में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना, उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पर, उसके डेमोग्राफिक बेसिस पर, और डिवाइड करके उन्हीं को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेंगे और उसको सीट्स दे देंगे, क्या नंबर ऑफ सीट्स दे देंगे। ठीक, अब जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, क्या होगी, यानी एक पूरे लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। तो लोकसभा के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, स्टेट असेंबली के अंदर भी क्या होगी, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एमएलए होगा। लोकल बॉडीज में आपका पंचायत, म्युनिसिपल वार्ड्स, ईच इलेक्ट 1 मेंबर्स, मतलब एक एक मेंबर चुने जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। प्रिंसिपल क्या है भाई, रफली ना जो पॉपुलेशन होगी वो इक्वल होगी हर जगह की। पॉपुलेशन क्या होगी, इक्वल होगी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की। और हर एक इंडिविजुअल का जो राइट होगा वो 1 वोट, है ना, इक्वल टू 1 वैल्यू, मतलब एक वोट की वैल्यू जो होगी एक बराबर होगी, वेरी नहीं करेगा। ठीक, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का केस क्यों आता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात समझ लो, जैसे ये आपका एक एरिया है यहाँ पर आपके अपर कास्ट के लोग रहते हैं, है ना, या रिच सेक्शन के लोग रहते हैं। अब इनका ही जनरली क्या होगा, राज होगा। अगर वहां पे इलेक्शन भी होगा तो यही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और यही जीतेंगे भी। लेकिन अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दी जाएगी, मतलब मान लो कि किसी को एससी, ये एरिया एससी का दे दिया गया, यहाँ पे जो भी उठेगा वो एससी के अंदर में आने वाले, यानी शेड्यूल कास्ट के अंदर में आने वाले जो भी लोग हैं वही इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और उन्हीं को आम लोगों द्वारा, मतलब सभी, उसमें रिच सेक्शन भी आ जाएगा, अपर कास्ट के लोग भी आ जाएंगे, जनरल भी आ जाएगा, सभी क्या देंगे, इस शेड्यूल कास्ट के बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव
घोषित करेंगे, है ना। तो एक तरीके से पर्पज ये था कि भाई साइडलाइन ना किया जाए, ठीक है। किसको? माइनॉरिटीज को, जो एससी को, जो एसटी को साइडलाइन ना किया जाए, ठीक है। तो उनके लिए कुछ जो सीट्स होती है वो रिजर्व कर दी जाती है। जैसे लोकसभा में आपका 84 शेड्यूल कास्ट सीट्स रिजर्व की गई है और 47 शेड्यूल ट्राइब्स रिजर्व सीट्स की गई है, ठीक है। इवन आप देखोगे 1/3 ऑफ सीट्स जब आपका लोकल लेवल पर होता है इलेक्शन, पंचायत लेवल पर, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर, तो वहां पर आपका वुमेन्स को कितना 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व की गई है। सो अब आती है इंपॉर्टेंस वोटर लिस्ट की। अभी आप केस सुन रहे होगे एसआईआर का बिहार के अंदर, है ना। ये क्या हो रहा है? ये एक तरीके से वोटर लिस्ट को ही क्या कर रहा है, रिवाइज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिवाइज किया जा रहा है। तो सिंपली बात है, इलेक्टोरल रोल के अंदर जब भी कोई इलेक्शन होगा उससे पहले इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है, यानी हर वो बंदा जो 18 प्लस की एज होगा उसको क्या किया जाए, एड ऑन किया जाता है उसके अंदर। और 18 प्लस का मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको राइट टू वोट होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर या रिलीजन का होगा, है ना। अब इसमें से अब वोटर लिस्ट में ये लोग तो होंगे ही होंगे, ये क्या क्रिमिनल्स भी होते हैं, जो अनसाउंड माइंड के लोग भी इसमें ऐड ऑन होते हैं? नहीं, उनको हटा दिया जाता है। वोटर आईडी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसको जिसको कि हम एपिक भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। ये मैंडेटरी तो नहीं होती, अदर आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड, आप पैन कार्ड के इस्तेमाल से भी आप क्या है, आप वोट दे सकते हो, है ना। बट हाँ, वोटर लिस्ट यानी इलेक्ट्रोल रोल में नाम होना चाहिए, तभी आप दे पाओगे। ऐसा नहीं है कि कैसे भी दे पाओगे, नाम होना चाहिए इलेक्ट्रोल रोल में। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस आ जाता है। जब भी इलेक्शन घोषित होता है उसके बाद, जैसे मान लो कि आपको 25 ईयर्स की जो भी आप कंटेस्ट करने वाला कैंडिडेट है ना, उसको हम कैंडिडेट कहते हैं। जो बाद में जीतने के बाद क्या बनता है, रिप्रेजेंटेटिव बनता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, है ना। तो इनकी 25 साल की उम्र होनी चाहिए, कोई इन पे सीरियस क्राइम नहीं किया होना चाहिए, है ना। पार्टी टिकट्स मिल जाए तो बेटर है, नहीं तो वो न्यूट्रली यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलग होकर भी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक अपना सिंबल वहां पे क्या है, आपको इलेक्शन कमीशन एक सिंबल दे देगी। प्रोसेस क्या है, कैंडिडेट्स फाइल करते हैं अपने नॉमिनेशन फॉर्म और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे सर सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने का रीजन क्या है? देखो, अगर ना पे किया जाए, कोई भी मतलब लाइक जिसको मजे लेने हैं वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ले सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने की बात आएगी तो क्या होगा, सीरियस कैंडिडेट ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट ले रहे होंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की वजह से आपके जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपने डिस्क्लोज करने होंगे, क्या जो उनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, एसेट लायबिलिटी ये बतानी पड़ेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी। बेशक वो क्वालिफिकेशन मिनिमम ना हो, बट हाँ बताना पड़ता है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब कैंडिडेट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे भी डिस्कशन होता है बार बार। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बोला जाता है, अभी आपका आरजेडी के तेजस्वी यादव, है ना, उनके बारे में कहा जाता है कि वो नौवीं फेल है। ये सब क्यों कहा जाता है? फिर भी वो एक तरीके से इलेक्शन जीत भी जाते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। बेसिकली क्या है कि एक यूनिफॉर्म बेस देने की बात करी जाती है। हो सकता है कि कई लोग होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस तो बहुत होगा नेशन को सर्व करने का, यानी सोसाइटी को एक तरीके से हेल्प करने का, जब उनके अंदर सोच होगी, बट एजुकेशन की वजह से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं ले पा रहे। तो यही चीज को एक तरीके से डिस्क्रेडिट करने के लिए, यूनिफॉर्म लाने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेरिट नहीं किया गया, है ना। तो हाँ भाई, मिनिमम जो भी होगा कोई इश्यू नहीं है, नो फॉर्मल रिक्वायरमेंट की बात करी जाती है, ठीक। अगर मान लो कि कर दीजिए कि बीए की डिग्री होनी चाहिए, कंपलसरी कर दे, फिर तो जो बंदे 12th पास आउट है और जो देश की सेवा पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, 25 सालों से कर रहे हैं, जिनके अंदर करने की क्षमता है या जिन्होंने किया है, लेकिन हम उनको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो ग्रेजुएशन नहीं किया, तो वो थोड़ा सा एक नाइंसाफी हो जाएगी। इलेक्शन कैंपेन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपका बिहार में इलेक्शन कैंपेन चलेगा, आप देखोगे आपको मजा आएगा, आप बस ऑब्जर्व करना, क्योंकि वहां पे ओपन डिस्कशन होंगे, डिबेट होंगे, जिससे कि वोटर्स को क्या होगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यूज जानेंगे कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या करना चाहती है जीतने के बाद। ये सारी चीजें, ये ड्यूरेशन क्या होता है, 2 हफ्ते का होता है। जब एक बार फाइनलाइज हो जाता है कि कैंडिडेट जीजे होंगे, ठीक है, उसके बाद आपका 48 घंटे पहले तक
इलेक्शन के 48 घंटे पहले तक आप कैंपेन कर सकते हो, रैली कर सकते हो, पब्लिक मीटिंग, डोर टू डोर विजिट कर सकते हो, सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हो। फेमस स्लोगन हमने देखा ही है, जैसे अगर आप देखो इंदिरा गांधी के समय पे कांग्रेस ने 1970 में दिया था गरीबी हटाओ, जनता पार्टी ने 1977 में आफ्टर इमरजेंसी रूल की बात बताया, बोला था सेफ डेमोक्रेसी की बात, लेफ्ट फ्रंट 1977 में लैंड टू द टीलर की बात करी थी, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु टीडीपी 1983 में ये चीज आई थी। एंड रेगुलेशन एंड लॉ, भाई अब जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो किसी को कोई ब्राइबरी थ्रेट नहीं दे सकते, ना ही कास्ट रिलीजन के बेसिस पर वो अपील कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट रिसोर्सेज का आप यूज नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर लिमिट कम से कम मतलब मैक्सिमम 25 लाख पर लोकसभा सीट एंड 10 लाख पर असेंबली सीट। पर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें ये नियम तो है और टाइट भी किए जाते हैं, फ्री एंड फेयर कराया जाता, फेयर कराने की कोशिश होती है, बट कहीं ना कहीं लोग वो चीजें कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में यही कहता है कि कोई भी पार्टीज रेगुलर जो कि बेसिकली इसमें रूलिंग पार्टी की बात करी जाती है कि आप कोई अनाउंसमेंट या प्रॉमिस नहीं कर सकते कैंपेन के दौरान, नो यूज ऑफ वर्शिप प्लेस फॉर पॉलिटिक्स, और किसी वर्शिप प्लेस को पॉलिटिक्स के रूप में भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो आप एक तरीके से क्या करो, डेमोक्रेसी को थ्रेट दे रहे हो, है ना, आप एक तरीके से लुभा रहे हो लोग को अपने अट्रैक्टिव पॉलिसीज के अपने अपने अनाउंसमेंट से, है ना, तो वो चीजें आ जाती है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, अब पोलिंग बूथ पे क्या होता है, वोट्स दिए जाते हैं, लाइक ईच वोटर वोट्स करता है अपना अपना, है ना, अपना फिंगर डबल वोटिंग से बचने के लिए क्या है, आपके फिंगर्स में क्या लगाया जाता है, एक इंक लगा दी जाती है जो कि इजीली आपके इरेज नहीं होती। वोटिंग प्रोसेस क्या है कि कई जगह पे जहाँ पे बैलेट पेपर होता था वो यूज होता था, नाउ ईवीएम वीवीपैट यूज होने लगा है ना, जिससे आपको वीवीपैट से पता चल जाता है कि अच्छा जब आप वोट दोगे ना, ईवीएम पे आप वोट दोगे और वीवीपैट से आपको पता चल जाता है कि आपने किसको वोट दिया, वहां पे आपको दिखा देगा कि हाँ आपने इस पार्टी को वोट दिया, कैसे, उस पार्टी का सिंबल आ जाता है, ठीक। ईच कैंडिडेट नेम एंड पार्टी सिंबल आर लिस्टेड, वहां पे क्या होता है, ये देखो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के आपका सिंबल और लिस्टेड होगी पार्टीज, अब उनमें आपको वोट देना होता है। फिर ईवीएम क्या की जाती है, सील कर दी जाती है, और काउंटिंग डे पे वो क्या है, खोला जाता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट फॉर फेयरनेस, एजेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट वहां पे अवेलेबल होंगे और उनके सामने काउंटिंग डे पे ईवीएम को क्या है ओपन किया जाता है, और जिनको हाईएस्ट वोट मिलता है वो कैंडिडेट क्या है, जीत जाता है। आर इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर अवर कंट्री, अब क्या इलेक्शन हमारे देश में बहुत ही महंगा हो गया है, भाई तो सच में बहुत महंगा हो गया है। अगर आप देखो 2014 में 3500 करोड़ का रिसोर्सेज स्पेंड हुआ था, मतलब इतनी फाइनेंस आपका एक्सपेंसिव था। टोटल कॉस्ट देखो पार्टीज एंड कैंडिडेट्स का एस्टिमेटेड 30,000 करोड़, यानी 30,000 करोड़ का खर्चा आया था, ठीक, अप्रोक्स 500 पर वोटर, यानी पर वोटर पे 500 रुपए लग रहे थे। डिबेट किया कि सम ऑर्बिट्स कॉस्टली फॉर पुअर कंट्री, एक पुअर कंट्री के लिए बहुत ही महंगा है, बट यही कहा जाता है कि अदर नोट डेमोक्रेसी इनवैल्यूएबल चीपर कंपेयर टू नेशनल प्रोजेक्ट लाइक सबमरीन और सब स्पोर्ट्स इवेंट। अभी कहा जाता है कि फिर दूसरी तरफ यही कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो एक इनवैल्यूएबल है और दूसरा चीपर है एज कम्पेयर टू, अगर आप सबमरीन लेते हो तो कोई स्पोर्ट्स इवेंट कराते हो तो उससे सस्ता ही है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराना, है ना। तो दो तरह की बातें की जाती है। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, क्या चीजें हैं जो इलेक्शन को इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक बनाते थे। पहला अथॉरिटी, वो कौन सी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन वो इंडिपेंडेंट है जुडिशरी की तरह, इस पे कोई भी प्रेशर नहीं है, एक बार प्रेसिडेंट ने इलेक्ट कर दिया उसके बाद प्रेसिडेंट का इस पे कोई प्रेशर नहीं होता। अब इनमें तीन पार्ट होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ होते हैं इलेक्शन कमीशन, है ना, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मतलब सीईसी, इलेक्शन कमिश्नर का मतलब होता है ईसी, ठीक। इलेक्शन कमीशन भी आपका क्या है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, पावर जुडिशरी के बराबर ही है जो मैंने बात करी, और इनको इजीली गवर्नमेंट के द्वारा आप नहीं हटा सकते। पावर क्या है भाई, इनके पास सारे कंट्रोल इलेक्शंस के रिगार्डिंग सारे एस्पेक्ट में कंट्रोल करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, कंडक्ट करते हैं, काउंटिंग करते हैं, रिजल्ट डिक्लेरेशन करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जब इलेक्शन चल रहा होता है तो उस पर कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कैन रिप्रीमेंट और पेनलाइज कैंडिडेट, इवन पार्टीज और जो कैंडिडेट उनको पेनलाइज भी करते हैं अगर वो कभी भी क्या है अपने लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं या गवर्नमेंट डिसीजन को क्या ओवरराइड कर देते हैं, ठीक। एग्जांपल ऑफ एक्शन, अब बहुत सारे एग्जांपल्स एक्शंस लिए गए हैं ईसी के द्वारा। अगर कहीं पे माल प्रैक्टिसेस डिटेक्ट करी जाती है तो वहां पे
एक तरीके से इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाता है और फिर अपना डिसीजन सुना देता है। उस टाइम पर एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ही क्या है, जुडिशरी भी है इलेक्शन टाइम पे। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अब देखो सबसे ज्यादा अगर वोटर्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्शन के पार्टिसिपेशन में, दैट मीन्स वहां पे वोटिंग हो रही है। और अगर पॉपुलर पार्टिसिपेशन की वजह से कोई जीत रहा है तो फिर वो क्या कहा जाता है कि भाई यहाँ पे पब्लिक जो है इंटरेस्ट ले रही है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। बिलीफ इन डेमोक्रेसी, और लोगों का बिलीव भी होता है डेमोक्रेसी के अंदर, है ना। तो ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट होती है। यही एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। इंगेजमेंट बियॉन्ड वोटिंग, वोटिंग के अलावा भी लोग इंगेज होते हैं, लाइक रैलीज के अंदर, कैंपेन के अंदर, पॉलिटिकल डिस्कशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, जिससे वो इंगेजमेंट की वजह से पता चलता है कि कितना पब्लिक इंटरेस्ट हो रही है और कितना पब्लिक इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में रन करना चाहती है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, और जो रिजल्ट आते हैं उसका एक्सेप्टेंस भी होता है। भाई सभी लोग चुपचाप शांति से प्रिय से क्या है, इलेक्शन को जो जीतता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हारता है वो भी एक्सेप्ट कर लेता है ना। इसको पीपल वर्डिक्ट मानकर एक्सेप्ट कर लिया जाता है सभी के द्वारा। कुछ लोकल प्रैक्टिस माल प्रैक्टिसेस और नेशनल वर्डिक्ट आने पे कुछ माल प्रैक्टिसेस की जाती है, बट उससे कोई लार्जर पॉपुलेशन को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अब भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चैलेंज क्या है, मनी पावर। भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं किसके लिए, जीतने के लिए। क्रिमिनलाइजेशन, और कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो भी टिकट कभी कभी पा लेते हैं और फिर इसी इन्फ्लुएंस में वो जीत भी जाते हैं। तो वो उनपे भी किस तरीके से उनको भी टैकल किया जाए। फैमिली पॉलिटिक्स, जैसे अगर आप देखो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी काम करती है। आरजेडी देख लो आप, है ना, एसपी देख लो आप, आप इनको देख सकते हो, क्या कहते हैं, कांग्रेस को देख सकते हो। इवन आप बीजेपी में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी कुछ इंडिविजुअल्स का केसेस दे सकते हो। बट ये ऐसा नहीं है कि वो सीएम ही बनेगा, बट हाँ उनको चांसेस मिलते हैं। लिमिटेड चॉइस, मेजर पार्टीज जब आप इन्वॉल्व होती हैं, है ना, तो अब उसमें क्या होता है कि चॉइसेस कम हो जाती है। जैसे 4 से 5 मेजर ही पार्टी है, उन्हीं चारों में से 5 में से चुनना होता है। बाकी भी ऑप्शन होते हैं बट लोग उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। नीड फॉर रिफॉर्म्स, अब रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, इनको एक तरीके से इन पे काम करते रहना चाहिए और अपनी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मेंटेन करना चाहिए। समरी यही है ओवरऑल, इलेक्शन एक तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी का कोर है, जो एक तरीके से मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है पीसफुल पीरियोडिक चेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड कीप रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम इंश्योर करता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, रिजर्वेशन वीकर सेक्शन के लिए, एक्टिव इलेक्शन कमीशन एंड हाई पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। चैलेंजेस क्या क्या है, मनी एंड मसल पावर, क्रिमिनलाइजेशन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड रियल चॉइस फॉर वोटर्स। अब कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट तो वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो कोर्ट, मीडिया, सिटीजन्स, इलेक्शन अथॉरिटी, इनको हमेशा स्ट्राइविंग मतलब करते रहना चाहिए फॉर फ्री, फेयर, क्लीनर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के लिए, है ना। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा, एंड थैंक यू।